प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपका हिंदी इंदीवर में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, महादेवी वर्मा जी छायावादकालीन एक सुप्रसिद्ध कवियत्री हैं। तो महादेवी वर्मा जी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा छायावाद के बारे में भी जानेंगे। छायावाद के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि छायावाद अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है। तो संक्षिप्त छायावाद के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हुए हम लोग महादेवी वर्मा के साहित्यिक और सामान्य जानकारी के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि छायावाद केवल परिचय है। हमें पता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का काल विभाजन के रूप में अगर देखें तो खड़ी बोली का प्रथम काल आता है आधुनिक युग में भारतेंदु काल। भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी और द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद का युग। अगर हम इसे सन के रूप में देखें तो भारतेंदु काल का जो विभाजन है यह 1850 से लेकर के 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। ये क्या है? ये भारतेंदु काल है। दूसरा है द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर है। 1900 से 1918 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है छायावाद। छायावाद का है 1918 से 1936 ईस्वी तक। हमें क्योंकि छायावाद पढ़ना है इसलिए हम अभी यहीं तक चर्चा कर रहे हैं। छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता या 80 के दशक के बाद समकालीन कविता। लेकिन आज केवल इसी पर फोकस करते हैं हम लोग, छायावाद। हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु के बाद द्विवेदी युग आया और द्विवेदी युग का अगला चरण है छायावाद। निश्चित रूप से द्विवेदी युगीन जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी, छायावाद की काव्य प्रवृत्ति उससे आगे की बात है। भारतेंदु युग में दोस्तों कविता अभी खड़ी बोली में शुरू नहीं हुई थी, या शुरू हुई लेकिन सफल नहीं हुई। भारतेंदु जी ने स्वयं लिखा है कि मैंने खड़ी बोली में कविता बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं पाया। वे स्वयं ही अपनी खड़ी बोली की कविताओं से संतुष्ट नहीं थे और फिर ब्रज भाषा में ही कविता लिखते रहे। अर्थात भारतेंदु युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो चुकी थी, खड़ी बोली हुई, लेकिन पद्य की भाषा, कविता की भाषा अभी भी ब्रज भाषा बनी हुई थी। द्विवेदी युग में द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को कविता और गद्य दोनों के भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। द्विवेदी युग में कविता भी खड़ी बोली में होने लगी और गद्य भी खड़ी बोली में होने लगा। अर्थात साहित्य की भाषा गद्य और पद्य दोनों की एक हो गई खड़ी बोली। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रज भाषा में कोई साहित्यिक रचनाएं नहीं होती थीं, लेकिन सामान्य तौर पर खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई द्विवेदी युग में। लेकिन क्योंकि गद्य की भाषा इससे पहले भारतेंदु युग में थी खड़ी बोली, लेकिन पद्य की भाषा द्विवेदी युग में हुई, इसलिए कह सकते हैं कि खड़ी बोली कविता का यह शैशव काल था। हम जानते हैं कि द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त जी जैसे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे कवि हुए, जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्र कवि कहा गया और प्रथम महाकाव्य की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखी। द्विवेदी युग का अवदान कम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी कविता अपने प्रौढ़ रूप में नहीं आ पाई थी क्योंकि पहली बार यहीं प्रतिष्ठित हुई थी। फिर भी कविता ने बहुत कुछ, खड़ी बोली में हुई कविताएं बहुत स्मरणीय कविताएं हुई। यही छायावाद जो है द्विवेदी युग का विकास है।
अब इसकी थोड़ी सी अगर सूक्ष्म विवेचना करें तो क्योंकि द्विवेदी युग खड़ी बोली का प्रारंभिक युग था, इसलिए इसमें कविताएं जो थी उसकी विशेषता क्या हो सकती है, क्या विशेषता थी, जैसे वह इतिवृत्तात्मक थी, किसी बात को बस कह देना था, काव्य रूप में कह देना था, अभी गहराई नहीं आ पाई थी। तो द्विवेदी युग की एक बड़ी विशेषता थी इतिवृत्तात्मकता। दूसरी कि अभी कविता जो थी वह केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह द्विवेदी युगीन कवि कह रहा है। मतलब अभी कविता सोद्देश्य से होती थी, कविता का उद्देश्य था, कविता मनोरंजन केवल नहीं बल्कि कुछ उसमें उपदेश भी होना चाहिए। मतलब अभी कविता का पूरा आयाम खुला नहीं था, अभी कविता स्थूल थी। शायद इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कि कविता अभी जो एकदम अपने स्थूल रूप में थी, इतिवृत्तात्मक थी, द्विवेदी युग छायावाद काल में आकर के वह सूक्ष्म हुई, इतिवृत्तात्मकता से हट के उसमें गहराई आई। तो द्विवेदी युग के बाद छायावाद आया और इसकी छायावाद के पुरस्कर्ता जो हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचना, अच्छा इसका थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो छायावाद की जो विशेषता हुई, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था। हम देखेंगे जब इसके काव्य सौंदर्य की बात करेंगे कि इसमें केवल परिपाटी पर कविताएं नहीं हुई। निराला जी जैसे कवि जिन्होंने छंद मुक्त कविताएं लिखी, छंदों के बंधन से मुक्त किया, काव्य स्वरूपों के बंधन से मुक्त किया, गीत प्रगीत लिखे गए, यहाँ तक कि निजी अभिव्यक्तियों को सरोज स्मित जैसे काव्यों में लिख करके उसे अमर कर दिया गया। छायावाद आत्माभ्यंजना की एक नई शैली लेकर आई। आत्माभ्यंजना की एक नई शैली और नया प्रसंग लेकर के आने वाले कवियों में ये चारों तो हैं ही है, लेकिन एक नई जो सबसे अलग विशेषता दिखलाई पड़ी वह थी रहस्यवाद की। छायावाद में रहस्यवाद का बहुत बड़ा योगदान है। तो छायावादी कवि रहस्यवादी भी हुए और रहस्यवाद के जो सबसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। तो बहुत ज़्यादा इस पे हम ना लिख करके एक सामान्य परिचय आपको दिए कि छायावाद जो था द्विवेदी युग के बाद की कड़ी थी। द्विवेदी युग की बहुत सारी मान्यताओं को इसने खारिज किया और उससे आगे बढ़ करके केवल उपदेश के लिए नहीं, आत्माभिव्यंजना के लिए, स्थूल ही नहीं और सूक्ष्म स्तर पर उतरकर गहराई में उतर करके कविताएं लिखी गईं। हम कह सकते हैं कि छायावाद काल में ही जयशंकर प्रसाद जी, निराला पंत, महादेवी वर्मा जैसे ऐसे कवि पैदा हुए जिन्होंने हिंदी को न केवल प्रतिष्ठित किया, हिंदी काव्य में न केवल खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया बल्कि उसको उत्कर्ष पर पहुंचा दिया, एक ऐसी ऊंचाई दे दी जो शायद आज भी अपने आप में एक मानक है। निराला की राम की शक्ति पूजा सामाजिक दृष्टि से देखें, हिंदी के सामर्थ्य को देखें तो वह एक अद्भुत रचना है। इसी तरह से कामायनी एक अन्यतम उपलब्धि है छायावाद की। तो छायावाद हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उत्कर्ष प्रदायक काल सिद्ध हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। जन्म सन 1907, जन्म स्थल फर्रुखाबाद। यह फर्रुखाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1916 में इनकी शादी स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हुई। महादेवी वर्मा जी का शादी में बहुत अभिरुचि नहीं थी, शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी वह। फिर वे इलाहाबाद में आई। क्राफ्टवेल्थ कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान जी से उनकी भेंट हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी एक सुप्रसिद्ध कवित्री हैं।
महादेवी वर्मा जी, ये उनका सामान्य परिचय हुआ। अब आइए थोड़ा सा साहित्यिक परिचय देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी न केवल एक कवित्री हैं, बल्कि उन्होंने निबंध भी लिखा, संस्मरण और रेखाचित्र भी लिखा। हम जानते हैं कि रेखाचित्र में महादेवी वर्मा जी का कोई सानी नहीं है। मेरा परिवार नामक उनका रेखाचित्र अद्भुत और शायद सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी है। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे महादेवी वर्मा जी के काव्य के बारे में, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये जान ले कि महादेवी वर्मा जी भी प्रारंभ में वे भी ब्रजभाषा में ही रचनाएं करती थीं। प्रारंभिक रचनाएं जो थीं उनकी भी ब्रजभाषा में ही थी। फिर मैथिली शरण गुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने खड़ी बोली में अपना काव्य लिखना शुरू किया। किससे प्रभावित होकर के? प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर के, मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली कविता करने लगी। ब्रजभाषा में लिखित काव्य तथा प्रारंभिक खड़ी बोली में जो कविताएं उन्होंने लिखी वह बहुत आगे चलकर बाद में 1984 में सन 1984 में प्रथम आयाम नामक काव्य संकलन में प्रकाशित हुआ। अब आइए देखते हैं महादेवी वर्मा जी के खड़ी बोली में जो प्रमुख साहित्यिक अवदान है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा काव्य संकलन है निहार के बाद रश्मि, 1932। तीसरा है निहार, रश्मि, और तीसरा काव्य संकलन इनका है नीरजा, चौथा है सांध्य गीत, प्रथम काव्य संकलन हमने देखा निहार, दूसरा रश्मि 1932, तीसरा नीरजा 1935, चौथा काव्य संकलन सांध्य गीत 1936 और पांचवा काव्य संकलन यामा 1940। प्रथम के बारे में हमने जाना। अब इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संकलन प्रकाशित हुआ 1940 में जिसका नाम था यामा। यामा 1940 से पहले महादेवी वर्मा जी की जो 4 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे उन काव्य संकलनों के कुछ गीतों को, कुछ महत्वपूर्ण गीतों को एकत्र करके एक नया काव्य संकलन प्रकाशित कराया जिसका नाम था यामा। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यह कोई नई रचना इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि इन चारों काव्य संकलनों के महत्वपूर्ण गीतों को संग्रह करके एक नया काव्य संकलन यामा प्रकाशित कराया गया। और इसी यामा पर ही महादेवी वर्मा जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि महादेवी वर्मा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो है यामा। और किस सन में मिला? 1982 में। इसी यामा पर महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी अगला जो काव्य संकलन है, महादेवी वर्मा जी का पहला काव्य संकलन है निहार। यह कब प्रकाशित हुआ? 1930 में। निहार 1930 में प्रकाशित होने वाला महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संकलन है। विशेषता प्रथम काव्य संकलन।
इसकी भूमिका जो लिखी थी, इसकी भूमिका लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। अयोध्या सिंह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने इनके प्रथम काव्य संकलन की भूमिका लिखी। और प्रथम काव्य संकलन क्या था? निहार। प्रथम काव्य संकलन हमने देखा निहार, दूसरा रश्मि 1932, तीसरा नीरजा 1935, चौथा काव्य संकलन सांध्य गीत 1936 और पांचवा काव्य संकलन यामा 1940। प्रथम के बारे में हमने जाना। अब इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संकलन प्रकाशित हुआ 1940 में, जिसका नाम था यामा। यामा 1940 से पहले महादेवी वर्मा जी की जो 4 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, उन काव्य संकलनों के कुछ गीतों को, कुछ महत्वपूर्ण गीतों को एकत्र करके एक नया काव्य संकलन प्रकाशित कराया, जिसका नाम था यामा। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यह कोई नई रचना इसमें सम्मिलित नहीं है, बल्कि इन चारों काव्य संकलनों के महत्वपूर्ण गीतों को संग्रह करके एक नया काव्य संकलन यामा प्रकाशित कराया गया। और इसी यामा पर ही महादेवी वर्मा जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि महादेवी वर्मा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो है यामा। और किस सन में मिला? 1982 में। इसी यामा पर महादेवी वर्मा जी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। अब इनका जो छठा है वह है दीप शिखा। ये प्रकाशित हुआ 1942 में। और 7वां काव्य संकलन है सप्तपर्णा। यह प्रकाशित हुआ 1960 में। महादेवी वर्मा जी की अगर आप पढ़ेंगे कविताएं, तो इन्होंने अपने परिचय में लिखा, परिचय में क्या लिखा? मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली। इनका जो 7वां काव्य संकलन है वो सप्तपर्णा है। सप्तपर्णा जो है यह ऋग्वेद के सूक्तों का हिंदी अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद है। तो महादेवी वर्मा जी एक श्रेष्ठ गीतकार है। छायावाद में सभी कवियों ने गीत लिखे हैं, लेकिन महादेवी वर्मा जी के गीत हम जानते हैं कि अत्यंत लोकप्रिय और अत्यंत श्रेष्ठ हैं। गीत रचना में महादेवी वर्मा का कोई और दूसरा प्रतियोगी नहीं है। हमने अभी देखा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कल थी मिटा चली, विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना। और न जाने कितने गीतों की रचनाएं इन्होंने की हैं, जो साहित्यकारों के कंठों का हार बना। महादेवी वर्मा जी की कविताओं की विशेषता अगर हम देखें, तो महादेवी वर्मा जी एक श्रेष्ठ गीतकार हैं, या कह सकते हैं छायावाद की सर्वश्रेष्ठ गीतकार। दूसरा, महादेवी वर्मा जी का बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छायावाद में जो 4 बड़े कवि हुए, प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी, सभी लोग किसी न किसी दर्शन से प्रभावित हैं। एग्ज़ाम में ये दर्शन पूछ भी लिए जाते हैं, मिलाने के लिए भी आते हैं कि जयशंकर जी का दर्शन क्या था, महादेवी और पंत और इनका दर्शन क्या है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है सबको जानना, महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचनाकार हैं, सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। महादेवी वर्मा जी सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवियत्री हैं।
रहस्यवादी कवयित्री हैं। कवयित्री हैं। देखिए, छायावाद को जब इतिहास के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर छायावाद की परिभाषा, छायावाद का मतलब के साथ साथ हम लोग रहस्यवाद भी जानेंगे। लेकिन एक संक्षिप्त परिचय के रूप में जैसे हमने छायावाद जाना, वैसे रहस्यवाद जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर रहस्यवाद क्या है। इस जीव जगत में एक चीज़ है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं और मानते भी हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। ईश्वर हमारे प्रत्यक्ष नहीं है। ईश्वर एक प्रत्यय है। प्रत्यय माने विचार है, सिद्धांत है, जिसको हम अपने अनुसार मानते हैं। प्रत्यक्ष जो आँख के सामने है वो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष, जो अक्ष माने आँख से परे है, वो परोक्ष है। जब परोक्ष को आधार बना करके, उसको आश्रय हो करके जब कविताएं लिखी जाती हैं तो वह रहस्यवाद कहलाती हैं। नाथ, सिद्ध, कबीरदास आदि सभी ने रहस्यवादी कविताएं लिखी। तो छायावाद में महादेवी वर्मा जी ने रहस्यवादी कविताएं ज़्यादा लिखी हैं। इनका जो प्रिय प्रतीक है, और क्योंकि रहस्यवाद में प्रतीक महत्वपूर्ण होता है, प्रतीक के माध्यम से आप अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ रहस्यवाद की बात तो नहीं है, लेकिन इन्होंने प्रतीक के माध्यम से अपनी निजी अनुभूतियों को जो अभिव्यक्ति है, उन प्रतीकों की बात की जाए तो इनके प्रिय प्रतीक हैं दीपक और बादल। दीपक और बादल इनके प्रमुख प्रतीक हैं। महादेवी वर्मा जी के काव्य को पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने निबंध भी लिखे। हमने पहले ही पढ़ा था कि निबंध और संस्मरण, रेखा चित्र महादेवी की प्रमुख विधाएं हैं। जो इनके प्रमुख निबंध हैं वो इस प्रकार हैं: श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1974, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता और विवेचनात्मक गद्य। इन गद्यों के माध्यम से महादेवी वर्मा जी ने साहित्य के विषय में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है और बहुत सारे मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। निबंध के अलावा महादेवी वर्मा जी का पथ के साथी संस्मरण जो 1956 में प्रकाशित हुआ, ये संस्मरणात्मक लेख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र है। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर भी इतिहास का विषय हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका भेद स्पष्ट होगा। बहुत सूक्ष्म अंतर है जिसको हम लोग फिर पढ़ेंगे। यह है मेरा परिवार रेखा चित्र का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, या यूँ कह सकते हैं कि रेखा चित्र का अपने चरम पर जो अभिव्यक्ति हुई है वो पथ के मेरे परिवार नामक रेखा चित्र में हुई है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक जीवन पर, साहित्यिक कृतियों पर एक संक्षिप्त अध्ययन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा अवसर नहीं होता है वीडियो के माध्यम से कि बहुत विस्तृत बात की जा सके। इसलिए जितना ज़रूरी लगा मुझे, मैंने आप लोगों से चर्चा की है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कैसे बताना है आप सब लोग जानते हैं। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।